हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। गुप्ता कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट पल्लव गुप्ता और आज अपन देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिशन लेवी। देखो, अपन ने कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लास में पढ़ चुका है, एक एक डिटेल में अपन ने कॉन्सेप्चुअली सारे प्रोविजंस, सारी चीज़ें क्या एक्ट में लिखी है, क्या पर्पस है कॉम्पोजिशन लाने का, सब चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। ये वीडियो का पर्पस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अपने ऑलरेडी जब बैच चल रहा था क्लियर हो गया था। ये वीडियो का पर्पस आपको एक एक करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराना है, एक एक करके लाइन बाय लाइन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद फॉर्मेट, जैसा कि आप लोग चाह रहे थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो, इस वीडियो में वी विल रिफर द कॉलेज सीरीज, जैसा कि अपन पिछले वीडियोस में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज सीरीज का एडिशन 2021, जो कि आज की तारीख का लेटेस्ट एडिशन है। मैं आज की डेट डाल देता हूँ। आज की डेट है 22 मार्च 2021। ठीक है, आज की तारीख में लेटेस्ट एडिशन कॉलेज सीरीज़ का, वो पूरी कॉलेज सीरीज़ अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कॉम्पोजिशन लेवी में सबसे पहले अपन समझते अपन ने क्या पढ़ा था क्लास में। अपन ने पढ़ा था यार, गवर्नमेंट चाहती थी कि यार जो छोटे बिजनेसमैन है, एकदम छोटे हैं, उनको तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना पड़ता। 40 लाख का टर्नओवर, 40 लाख और 20 लाख का। पर उनसे थोड़े बड़े हैं बिजनेसमैन, पर बहुत बड़े भी बिजनेसमैन, ये भी छोटे ही बिजनेसमैन है, तो इन पे सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगनी चाहिए ना। तो कॉम्पोजिशन एक सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर लाने के लिए कॉम्पोजिशन लाया गया कि जो छोटे बिजनेसमैन है, रिलायंस जैसे बिजनेसमैन नहीं, जो बहुत बड़े वैसे बिजनेसमैन नहीं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है आपका, 50 लाख का सर्विसेज का टर्नओवर है, मतलब आप छोटे हो, एकदम बड़े नहीं हो, और आप पे इतनी सारी जीएसटी की फॉर्मेलिटी लगा देंगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हर महीने रिटर्न कैसे फाइल करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले, और ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए उन लोग के लिए एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर निकाला गया कॉम्पोजिशन के लिए। उस सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर को अपन कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉम्पोजिशन में अपन ने क्या पढ़ा था। कॉम्पोजिशन में अपन ने पढ़ा था कि गुड्स के केस में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है, 1.5 CR का टर्नओवर रहता है, तब तक आप कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और सर्विसेज के केस में अगर 50 लैक्स तक का आपका टर्नओवर होता है तो आप कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, कॉम्पोजिशन में फिर टैक्स कैसे भरेंगे अपन। देखो, कॉम्पोजिशन में क्या बोला था कि जो भी आपका टर्नओवर हो, ठीक है, तो गुड्स के केस में आप डायरेक्ट 1% टैक्स दे देना, 1% टैक्स दे देना। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप तो सिर्फ 1% टैक्स दे देना, नक्की करना। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, परचेज रजिस्टर, परचेज बिल्स विल्स कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1% टैक्स दे दो आप, ये 1% और बात खत्म करो। ठीक है, और सर्विसेज के केस में अपन ने क्या देखा था कि सर्विसेज के केस में आप 6% टैक्स दे देना और बात खत्म करना, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, इसमें भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, और अपन ने देखा था यार, एक रेस्टोरेंट है, तो अपन ने क्लास में भी बात की थी, क्या जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या आपको वो प्लेट में आटा डाल के दे देता है, आटा और सब्जियां, कि ले भाई काट के आटा को पका के खुद खाना खा लेना। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अपने को तो प्लेट में पूरा खाना मिलता है ना। तो गुड्स भी मिल रहा है और सर्विसेज भी मिल रही है, गुड्स भी है उसमें, मतलब आटा भी है और सर्विसेज भी है, क्योंकि बनाया भी तो है शेफ ने उसको। तो झगड़ा हो जाता कि ये गुड्स या सर्विसेज क्या है, तो रेस्टोरेंट के लिए अलग से लिख दिया कि भाई रेस्टोरेंट में 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, अपने को ये इतना कॉम्पोजिशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए, और बेसिक आइडिया अपने को पता है तो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ जो थोड़ी सी ट्रिकी है, जो ट्रेडर होता है और जो मैन्युफैक्चर होता है,
मैन्युफैक्चरर। देखो, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों अलग अलग लोग होते हैं। ट्रेडर कौन होता है? जो माल खरीद के बेचता है। और मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो माल बनाता है। ठीक है, जो माल बनाता है वो मैन्युफैक्चरर, और जो सिर्फ खरीद के बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता है उसको बोलते हैं ट्रेडर। तो ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल है, टैक्सेबल का टर्नओवर 1.5 करोड़। अपन ऐसे याद रखेंगे, टी और टी, जो भी ट्रेडर है उसके लिए सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर, और मैन्युफैक्चर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़। क्या मतलब सर कुछ समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला? ठीक है, समझते हैं। जो ट्रेडर है, जो बाइंग और सेलिंग करता है, ठीक है, वो अपन मानते हैं ये ट्रेडर वीट भी बेचता है किराने की दुकान पे, और चॉकलेट भी बेचता है। वीट एग्जम्प्ट है, चॉकलेट टैक्सेबल है, और इसका टर्नओवर है वीट का फॉर सपोज 50 लाख, और चॉकलेट का टर्नओवर है 80 लाख। इसको भी अपन 90 लाख ले लेते हैं तो इजी रहेगा। वीट उसने 90 लाख की बेची और चॉकलेट उसने 80 लाख की बेची। तो अगर वो ट्रेडर है, अगर ये ट्रेडर है, तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर काउंट होगा, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर। तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना है? 80 लाख। क्या 80 लाख है तो वो जी कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, 1.5 करोड़ तक कर सकता है। तो 80 लाख के लिए तो कर ही सकता है ना। पर अगर ये इस केस में मैन्युफैक्चर होता कि भाई ये वीट भी बना रहा है, चॉकलेट भी बना रहा है, अगर मैन्युफैक्चर होता तो दोनों टर्नओवर ऐड होता, भले एग्जाम्प्ट है टैक्सेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 8 कितना होता है? 70 1.7 करोड़ आता। तो क्या वो कॉम्पोजिशन ले पाता? क्या मैन्युफैक्चर कॉम्पोजिशन ले पाता? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाता, क्योंकि लिमिट तो 1.5 करोड़ की है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सम्स जब करेंगे तब अपन करेंगे। और इतनी डिटेल में ट्रेडर मैन्युफैक्चर का आपके एग्जाम में टेस्ट भी नहीं हुआ है, सम्स भी नहीं हुआ है, तो नहीं भी आया तो बिना भी इस नॉलेज के अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 1 बाय 1 अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी कॉलेज सीरीज के। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जो कि है आपके पेज नंबर 114 पे। क्वेश्चन 75 जो कि है पेज नंबर 114 पे ऑफ कॉलेज सीरीज। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। क्या बोल रहा है वो? मधुरम, मधुरम है डेयरी प्रोडक्ट सप्लायर, एक डेयरी प्रोडक्ट का सप्लायर है जिसका नाम मधुरम है। सप्लाइज मिल्क, कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा। मिल्क, कर्ड, बटर, घी ये सप्लाई करता है। बहुत सही। अपने को ये पढ़ के क्लिक हो जाना चाहिए कि जो मिल्क और कर्ड है, ये जो मिल्क और कर्ड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मिल्क एंड कर्ड एग्जम्प्ट होते हैं। देखो, मिल्क एंड कर्ड आर एग्जम्प्टेड। पर जो बटर एंड क्रीम होता है, यार आप क्रीम खा रहे हो टैक्स नहीं भर रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बटर एंड क्रीम टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, ये अपने को क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये दूध, अपने को देखो इतना दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए अपने लेवल पे। मतलब इस क्वेश्चन में तो 50 और 20 कैसे भी ऐड कर लो, 70 ही हो रहा है, 70 1.5 करोड़ से कम ही होता है, तो कॉम्पोजिशन अप्लाई कर सकता है। पर अगर अपन डिटेल में सोचे तो देखो, मिल्क और कर्ड जो बनाता है ना, वो एक मैन्युफैक्चरर होता है। वो कौन होता है? एक मैन्युफैक्चर बनाता है ना वो। मिल्क कर्ड, हमेशा आप कोई भी डेयरी पे जाओगे वो बनाता है दही, लाके थोड़ी बेचता है, बनाता है। तो अगर वो बना रहा है तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा? अगर एक मैन्युफैक्चरर है, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेंगे अपन, तो इसका एग्रीगेट लेंगे। तो एग्रीगेट क्या है? 20 लाख, सॉरी 50 लाख प्लस 20 लाख। एग्रीगेट क्या है? 50 लाख प्लस 20 लाख। करो ऐड, 50 प्लस 20 लाख 70 लाख। तो क्या 70 लाख 1.5 करोड़ से कम है? अपन ने बोला जी हाँ, 70 लाख 1.5 करोड़ से कम है। तो क्या वो कॉम्पोजिशन ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कॉम्पोजिशन ले सकता है। तो जब कॉम्पोजिशन लेगा तो किस रेट पे टैक्स भरेगा? अपन ने अभी डिस्कस किया, 1% पे टैक्स भरेगा। तो 1% ऑफ 70 लाख, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है इसलिए टैक्सेबल एग्जाम सब पे टैक्स लगेगा। तो 1% ऑफ 70 लाख 70,000 पे टैक्स, 70,000 रुपये का उसको टैक्स भरना पड़ेगा। आगे पूछते हैं अपन
क्या उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं जी नहीं, आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब उसको नेट नेट में 70,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और 70,000 रुपये पे करने के बाद भूल जाओ, दैट्स इट, कोई आईटीसी वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। पढ़ लेते आंसर। इन द केस इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इज 70 लाख, पूरा टोटल टर्नओवर 70 लाख का है। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है तो 1%, मिटा देते, बहुत गंदा हो गया ना, चलो ये मिटा देते हैं। तो क्या बोल रहा है, अगर कॉम्पोजिशन लेंगे सर, अगर कॉम्पोजिशन लेंगे तो उसको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा 70 लाख का, जो कि होता है 70,000 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल, ग्रेट, ये अपने को समझ आ गया। अब ये यहाँ पे एक एडवाइस दे रहा है, अपने ऊपर है, एग्जाम में लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। देखो एडवाइस क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि यार ये मिल्क और कर्ड तो एग्जाम था ना, 50 लाख रुपए पे टैक्स बचाया जा सकता है। तो सर कैसे बचाया जा सकता है? अगर इसका अपन सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले ले, मतलब मैं मेरे नाम पे मिल्क और कर्ड की दुकान रखूं, और मेरी वाइफ के नाम पे या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर के अलग नाम पे जिसका पैन अलग है, ठीक है, जिसका पैन अलग है, मेरे डैड के नाम पे, मेरी मॉम के नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे बटर एंड क्रीम का बिजनेस खोल लूँ, तो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये 50 लाख पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और सिर्फ 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट गुड, इट विल बी एडवाइजेबल टू डील विद एग्जाम्प्टेड गुड्स अंडर अ सेपरेट बिजनेस कंसर्न। अगर ये जो एग्जाम्प्ट गुड्स है, ये जो एग्जाम्प्ट गुड्स है, इसको अगर आप सेपरेटली बिजनेस कंसर्न अपनी वाइफ के नाम पे, किसी और के नाम पे अगर आप करोगे, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स आपका बच जाएगा। ठीक है, ग्रेट, ये क्वेश्चन अपने को क्लियर होना चाहिए। अभी आपने क्या बोला इस क्वेश्चन में, देख भाई 50 लाख और 20 लाख है, दोनों को मिला लिया तो 70 लाख, 70 लाख 1.5 करोड़ से कम होता है, तो आप क्या ले सकते हो, कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको 1% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 70,000 होता है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन में पूछा था, वो अपने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, टैक्सेबल। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपको और बतानी है यार, देखो ये तो अपना हो गया क्वेश्चन। ये देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यार जो भी ये 1.5 करोड़ होता है ना, अपन ने क्लास में भी ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, और जो भी ये 50 लाख है, ये गुड्स के केस में और ये सर्विसेज के केस में, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1.5 करोड़ हर एक स्टेट वाइज अलग अलग होता, तो मैं इंडिया में 20 ब्रांच खोल लेता, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रांच। तो 20 ब्रांच का तो मेरे को 30 करोड़ तक टैक्स नहीं लगता ना, मतलब टैक्स कॉम्पोजिशन 1% से ही लगता है ना। तो ये बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, भाई ये 1.5 करोड़ और ये 50 लाख रुपए है, ये पूरे इंडिया लेवल पे चेक होगा, पूरे इंडिया लेवल पे। तो अगर इंडिया में एक भी जगह आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बढ़ गया, इंडिया में एक भी जगह आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बढ़ गया, तो इंडिया के कोई भी पार्ट में आप कंपोजिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप स्टेट वाइज करो, ये पूरे इंडिया लेवल पे है। तो क्या वर्ड यूज हुआ है एक्ट में, पैन लेवल पे चेक होगा। पूरे इंडिया में पैन सेम होता है ना, तो पैन लेवल पे टर्नओवर 1.5 करोड़ और 50 लाख का देखेंगे। ठीक है, तो अपने को समझ आ गया, पूरे इंडिया लेवल पे टर्नओवर चेक करना है अपने को। ठीक है, बी पार्ट पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, टैक्सेबल पर्सन सेपरेटली, ये तीनों पर्सन में रजिस्टर्ड है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है। पर सर भले ही सेपरेट रजिस्टर्ड हो, पैन तो एक ही होगा ना, पैन तो एक ही होगा। मतलब मैं हूँ पल्लव गुप्ता, मेरा कुछ भी पैन है, तो वो पैन तो पूरे इंडिया के लिए सेम है ना, पैन। ठीक है, अब मैं हर एक स्टेट में जाके जीएसटीआई नंबर अलग अलग ले लूँ, पर पैन तो पूरे इंडिया का सेम रहेगा। और जीएसटी की लिमिट 1.5 करोड़ की तो पैन वाइज लगती है। तो देखते हैं, चलो क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। वो बोल रहा है सेल ऑफ फुटवेयर,
मध्य प्रदेश में उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मोबाइल का रजिस्ट्रेशन भी मध्य प्रदेश में, और रेडीमेड गारमेंट का रजिस्ट्रेशन उसने राजस्थान में ले रखा है। उसने बोल रहा है कंपोजिशन स्कीम क्या तीनों की लेनी पड़ेगी? तो आंसर है हाँ जी हाँ, तीनों की लेनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी जगह पे कॉम्पोजिशन के बाहर गए, मतलब आपने बोले यहाँ के लिए हम कॉम्पोजिशन नहीं लेना चाहते, तो बचे हुए के लिए भी आप कॉम्पोजिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉम्पोजिशन का डिसीजन पैन लेवल पे होता है, पूरे इंडिया लेवल पे होता है। ठीक है, या तो कॉम्पोजिशन लेना है तो पूरे इंडिया में लो, या तो कॉम्पोजिशन के बाहर जाना है तो पूरे इंडिया से बाहर चले जाओ। तो आंसर पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है आंसर में? टैक्सेबल पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन फॉर सेल ऑफ फुटवेयर एंड सेल ऑफ मोबाइल एंड ऑप्ट आउट, मतलब ऑप्ट टू पे इन रेगुलर स्कीम फॉर रेडीमेड गारमेंट। क्या बोल रहा है आंसर? आंसर बोल रहा है ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या अलाउ नहीं करेंगे? कि भाई फुटवेयर और मोबाइल पे तो आप कॉम्पोजिशन दे दो, फुटवेयर और मोबाइल तो आप कॉम्पोजिशन दे दो, और बचा हुआ जो है वो रेगुलर स्कीम पे, रेडीमेड को आप रेगुलर स्कीम पे कर दो। ऐसा नहीं चलेगा बॉस, दिस इज नॉट डन। या तो आप सबके लिए कॉम्पोजिशन ले लो, या तो आप किसी के लिए भी कॉम्पोजिशन मत लो। क्या बोला मैं? या तो आप सबके लिए पूरे इंडिया में कॉम्पोजिशन लो, या तो फिर एक भी चीज़ के लिए कॉम्पोजिशन मत लो। तो बोल रहा है ऐसा नहीं कर सकते आप। कैसा नहीं कर सकते? कि यार मैं फुटवेयर और मोबाइल के लिए तो कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ और रेडीमेड के लिए रेगुलर ले लेता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आंसर? एंड एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर withdrawal or denial of option to pay tax under section 10 in respect of any place of business in a state shall be deemed to be an intimation in respect of all the place of business registered on the same PAN। ये देखो, ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, सेम पैन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर आपने बोला, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपने बोला कि मेरे को कॉम्पोजिशन के बाहर जाना है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ रेडीमेड के लिए बाहर जा रहे हो या किसी और के लिए। एक भी चीज़ के लिए कॉम्पोजिशन के लिए बाहर गए तो पूरे इंडिया में जितने भी बिजनेस है सब कॉम्पोजिशन के बाहर चले जाएंगे। वही बोल रहा है कि जब सेम पैन है, जब सेम पैन है, तो एक भी चीज़ के लिए कॉम्पोजिशन के बाहर गए तो सबके लिए कॉम्पोजिशन के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे को लगता है कि आपको समझ आया। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि देख भाई, कॉम्पोजिशन के लिए आना है तो पूरे इंडिया पे कॉम्पोजिशन के लिए आ। ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं एक बिजनेस के लिए आता हूँ, एक बिजनेस के लिए बाहर नहीं। कॉम्पोजिशन पैन लेवल पे टेस्ट होता है, पूरे पैन लेवल पे। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन में आना है तो पूरे इंडिया के लिए आओ, नहीं आना है तो पूरे इंडिया से बाहर जाओ। ठीक है, ये अपने को समझ आता है पहला पॉइंट, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76, जो कि है आपकी बुक में पेज नंबर 115 पे, 115 पे दिया है आपकी बुक में। ठीक है, ग्रेट, क्वेश्चन पढ़ लेते। फॉलोइंग सप्लाईज वर मेड बाय अ सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइस, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, गार्लिक, ग्राम फर्टिलाइजर। नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स इज 5%। फाइंड आउट द जीएसटी लाइबिलिटी इन कॉम्पोजिशन लेवल। जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं? अपन सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे मेरे को। तो सर मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे आपको? सर मार्क्स आपको मिलेंगे जीएसटी लाइबिलिटी निकालने के लिए। तो जीएसटी लाइबिलिटी किस हिसाब से निकालो? तो आगे बोल दिया कॉम्पोजिशन के हिसाब से। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर ये बंदा है, ये कॉम्पोजिशन लेता है, ऑप्ट करता है, इफ़ ही कम्स इनटू कॉम्पोजिशन, अगर ये कॉम्पोजिशन लेता है तो जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी? तो जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, ये देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि हाइलाइटर ले लेते हैं, कलर ब्लू ले लेते हैं, कि अगर ट्रेडर है, कौन है ट्रेडर, तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर काउंट होगा, और मैन्युफैक्चर है तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर काउंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सप्लायर लिखा है, सप्लायर मतलब सप्लाई करता है,
तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सप्लायर मतलब ट्रेडर। क्या अपने को याद रहना चाहिए? अपने को याद रहना चाहिए सप्लायर मतलब ट्रेडर। तो जितना भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर है, जितना भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर है, सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पर टैक्स लगेगा। क्या बोला सर आपने? सर हमने बोला सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा सर? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, अपन फॉर्मेट बनाते हैं, अपन बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट बना लो गाइस। ओहो, लाइन तो आई नहीं। आहा, लाइन आ गई। ठीक है, चलो बढ़िया। अब रेड कलर ले लेते हैं और पेंसिल ले लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जीएसटी लाइबिलिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन राइस। क्या सर राइस पे टैक्स लगता है? तो बिल्कुल भी नहीं, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइस एग्जम्प्ट होता है, टैक्स नेसेसिटी है राइस, राइस एग्जम्प्ट होता है, अमाउंट में आ जाएगा नील। ठीक है, ये अपने को एकदम क्लियरली समझ आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, क्या पल्सेस पर टैक्स लगता है? तो आंसर है नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पल्सेस भी एग्जम्प्ट होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नील। तीसरा पॉइंट, ग्राउंड नट, क्या ग्राउंड नट पे टैक्स लगता है? तो नहीं जी नहीं, ग्राउंड नट भी एग्जम्प्ट होता है, तो यहाँ आ जाएगा नील। ये अपने को याद होना चाहिए, राइस पल्सेस ग्राउंड नट एग्जम्प्ट है। चौथा पॉइंट, कॉटन, क्या अपन ने एग्जाम्पशन लिस्ट में कहीं भी कॉटन पढ़ा है? तो आंसर है नहीं, मतलब कॉटन टैक्सेबल है, कॉटन टैक्सेबल है, कॉटन से लोग पैसा कमाते हैं, कॉटन टैक्सेबल है। ओ सॉरी, देखो मैंने लिख रहा था, कॉटन की क्या वैल्यू है? 6,40,000, 6,40,000। पांचवा पॉइंट, गार्लिक, सर क्या गार्लिक पे टैक्स लगता है? तो आंसर है नहीं जी नहीं, गार्लिक पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, गार्लिक एग्जम्प्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को? नील। छठा, ग्राम, क्या ग्राम पे टैक्स लगता है? नहीं जी नहीं, ग्राम भी एग्जम्प्ट है। ठीक है जी, तो वैल्यू आ जाएगी नील। सातवां पॉइंट, फर्टिलाइज़र, क्या सर फर्टिलाइज़र पे टैक्स लगता है? हाँ बिल्कुल, फर्टिलाइज़र पे टैक्स लगता है, और वैल्यू क्या है? 7,60,000, 7,60,000। और क्या बचा है? बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी, क्वेश्चन क्या बोला है? नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी इज़ 5%। अपने को पूछा क्या है? अपने को कॉम्पोजिशन पूछा है, तो क्या अपने को नॉर्मल रेट से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, नॉर्मल रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू ऐड कर लो आप, 6,40,000 प्लस 7,60,000, तो आया आपका आंसर 14,00,000। ठीक है, अपन ने पढ़ा है कॉम्पोजिशन टैक्स किस हिसाब से लगता है, तो 1%, टैक्स आएगा 1% ऑफ 14,00,000। हाँ जी, 1% करो तो 14,000। अपने से क्या पूछा था क्वेश्चन में? टैक्स लाइबिलिटी, तो ये आ गया अपना आंसर, जीएसटी लाइबिलिटी 14,000। क्या अपना आंसर मैच होता है? ये रहा 14,000, अपना भी 14,000, बिल्कुल अपना आंसर मैच होता है। ठीक है,
ये मैं रुकता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है सर। तो सर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो आप सोच रहे होंगे यार इतना एग्जाम इतना टैक्सेबल ये कैसे याद रहेगा, तो ये कर करके याद रहेगा। और आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये क्वेश्चन देख के जाना है, और आपको एक बार दिमाग में एक बार सिर्फ 2-3 बार ऐसा पढ़ के जाना है कि राइस, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, गार्लिक, ग्राम, ये सब जो चीज़ें ये एग्जाम्प्ट है। और कॉटन और फर्टिलाइजर है टैक्सेबल है। ठीक है, कॉटन लोग पैसे के लिए उगाते हैं, और फर्टिलाइज़र भी पैसा ही, बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें। जैसे भी आप याद करो कि भाई ये टैक्सेबल है, तो इतना अपने को एग्ज़ाम के पहले देख के जाना है, और अपने को ये ध्यान रहना चाहिए क्या एग्जाम है क्या टैक्सेबल है। फेयर। और ये अगर आपको इतना याद है तो जो भी एग्जाम है वहाँ पे अपन ने नील नील लिख दिया, और जो भी टैक्सेबल है वहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट लिख दिया। ठीक है, और फिर जो भी अपना टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया उसका 1% अपन ने निकाल दिया, तो अपना जीएसटी पेबल आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो जीएसटी पेबल। ठीक है, अपना 14,000 आंसर निकल गया है। तो बॉस आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब बी पॉइंट। ठीक है, ये अपना हो गया है। अपन ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। बी पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रेम जनरल स्टोरीज 84 लाख। पूरे साल में 84 लाख का टर्नओवर है। मतलब अपने दिमाग में क्लिक हो गया कि यार 1.5 करोड़ से कम है, तो कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हो सकता है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इज अंडर। इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है? परचेजेस। इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है? परचेजेस इज एज अंडर फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड से इतना खरीदा, अनरजिस्टर्ड से इतना खरीदा। टैक्स रेट ऑफ जीएसटी इज 12% ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले पूछो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या बोला है क्वेश्चन में। सिर्फ ये पढ़ो आप, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टैक्स लाइबिलिटी क्या है, कब, नॉर्मल में या कॉम्पोजिशन में? तो बोल रहा है कॉम्पोजिशन में टैक्स लाइबिलिटी क्या है। तो क्या कॉम्पोजिशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है? तो आंसर है नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अपना पेन कहाँ गया? अपना पेन गिरा। ये इन्फॉर्मेशन का तो कोई काम नहीं है ना, क्योंकि ये तो परचेज की इन्फॉर्मेशन है, आईटीसी की इन्फॉर्मेशन है। आईटीसी तो मिलता ही नहीं है। और क्या ये रेट ऑफ टैक्स 12 का कोई काम है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि हमको पता है कॉम्पोजिशन पे तो 1% टैक्स लगता है, 1%। तो क्या 12% का काम है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन फॉर्मेट बनाएंगे। अपन लाइन खींचिए। ओ हो, ठीक है। फिर अपन ने रेड पेन लिया और पेंसिल ले ली, और यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा अमाउंट, और अपन अब सॉल्व कर रहे हैं ब्लू पेन से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है टर्नओवर कितना है, अपने को सिर्फ टर्नओवर से मतलब है। टर्नओवर 84 लाख का है। और क्या कोई क्वेश्चन? ओहो, हाइलाइटर कहाँ है? ये रहा, ये मिटा देते हैं अपन सब। तो क्या बोल रहा है? 84 लाख का टर्नओवर है। ठीक है, और टर्नओवर 84 लाख का है, अपने को समझ आ गया टर्नओवर 84 लाख का है, और टर्नओवर से कि आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अपन ने लिख दिया टोटल टर्नओवर। भाई यही टर्नओवर दिया है तो टोटल भी तो यही होगा। ठीक है, ये टोटल टर्नओवर। ये क्या इन्फॉर्मेशन दी है अपने को? ये वाली वापस समझा रहा हूँ, ये क्या दी है? इनवर्ड
ये अपने को समझ आना चाहिए। इनवर्ड मतलब होता है परचेजेस। परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से और अनरजिस्टर्ड पर्सन से। रजिस्टर्ड से 52 लाख और अनरजिस्टर्ड से 17 लाख। यार 52 लाख परचेज किया है, तो क्या परचेज में मैं जीएसटी पे करता हूँ? नहीं, उस पर तो मेरे को, हाँ पे करता हूँ, पर उस पर तो मेरे को आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगला क्वेश्चन, अपन क्या कर रहे हैं? अपन कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। तो क्या कॉम्पोजिशन में मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है क्या? तो आंसर है नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉम्पोजिशन के केस में कोई काम की नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, ये कोई काम की नहीं है। ओहो, बड़ा हो जाए यार, ये कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो आगे क्या बोल रहा है, तो अपने को तो ये समझ आ गया। ओ माय गॉड, कहाँ गए आप सर? तो ठीक है, अपने को ये समझ आ गया ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे बोला टैक्स रेट 12% है, क्या कोई काम का है ये? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है टैक्स रेट 12%। ये 12% कोई काम का नहीं है। अब बोले टैक्स लाइबिलिटी निकालो। हम लिख देते हैं यहाँ पे अगले कलर से टैक्स लाइबिलिटी। अब स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, अपने क्या रेट ऑफ टैक्स डिस्कस किया था? 1% ऑफ 84 लाख। ठीक है, 2 जीरो का था, तो 84,000 टैक्स लाइबिलिटी आ गई। यही अपना आंसर है। ठीक है, चेक करते हैं। 80, ओहो हाइलाइटर, ये रहा। 84 लाख है टैक्स लाइबिलिटी, और अपना भी 84 लाख आया। आंसर मैच करता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट अपने को याद रखनी है कि ये आईटीसी है, और कॉम्पोजिशन में सिंस एक ही परसेंट रेट अपन लगा रहे हैं, तो आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये डेटा का कोई काम नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं रुकता हूँ 1 सेकंड के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो। हो गया? आई होप हो गया होगा। ठीक है, ये बी पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट पे। ओहो, सी पॉइंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले अपन ये निकालो क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। क्या पूछ रहा है कि यार टैक्स लाइबिलिटी बताओ, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कब? तो बोल दिया इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर सामने वाला कॉम्पोजिशन लेता है तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? तो अपन क्या लिखेंगे? अपने को समझ आ गया क्या पूछ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन। अगर कॉम्पोजिशन है तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, ये निकाल रहे हैं हम। फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ओहो पर्टिकुलर्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट तैयार है। अब अपन लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है अपने को टैक्स लाइबिलिटी निकालो अगर कॉम्पोजिशन अपन लेते हैं तो। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रफुल्ला, प्रफुल्ला करके एक ट्रेडर है। ट्रेडर में अपने को समझ आना चाहिए कि ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर नहीं, ट्रेडर है किराने के गुड्स का। एनुअल टर्नओवर इसका 48 लाख आता है। 48 लाख का टर्नओवर है, मतलब अपने को दिमाग में चलना चाहिए 48 लाख 1.5 करोड़ से कम होता है। 1.5 करोड़ से कम होता है 48 लाख, तो वो कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट कर सकता है, कॉम्पोजिशन के लिए चूज़ कर सकता है वो। और अपने को क्वेश्चन में बोल दिया क्या है कि कॉम्पोजिशन तो चूज़ कर ही लिया, आप तो लाइबिलिटी निकालो। तो ठीक है, क्वेश्चन सही है। आगे बोले इनवर्ट सप्लाई। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है? बताओ। इनवर्ट सप्लाई मतलब होता है परचेज, परचेज। इनवर्ट सप्लाई, इन जो आ रहा है परचेजेस,
तो क्या अपने कोई इनवर्ट सप्लाई का कोई काम आता है क्या कॉम्पोजिशन में? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है ना। इनवर्ट सप्लाई पे आप कितना भी टैक्स पे कर दो, उसका क्रेडिट कॉम्पोजिशन डीलर को कभी मिलेगा ही नहीं। तो अपने को यहीं से समझ आ गया कि इनवर्ट सप्लाई की इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। क्या है देखो, अपन रेड कलर से लिखते हैं। ये देखो, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ फर्म इज अंडर रजिस्टर्ड से इतना, अनरजिस्टर्ड से इतना। तो सर ये जो है इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है सर। बोले टैक्स रेट 5%, क्या इसका कोई काम है? नहीं जी नहीं। अपने को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रही है। अगर कॉम्पोजिशन बोला है तो टैक्स रेट क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो वो नहीं लगाना है। देखो, एक स्टूडेंट एक मिस्टेक कर सकता है कि अगर टैक्स रेट याद नहीं है तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लगा दो। नहीं जी नहीं, कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट याद करना ही पड़ेगा कि 1% टैक्स लगता है, 1%। तो बोल रहा है कंप्यूट करो टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे, अपने को दिया एनुअल टर्नओवर। कितना दिया है सर एनुअल टर्नओवर? तो ओहो, कट गया है तो हाइलाइटर। तो सर एनुअल टर्नओवर 48 लाख का दिया है। आई होप आपको ये दिख रहा है 48 लाख। तो अपन 48 लाख लिख देते हैं। इनवर्ट सप्लाई से कोई अपने को मतलब है क्या? नहीं जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है इनवर्ट सप्लाई से। तो बस यही है टोटल टर्नओवर। जीएसटी भी इसी पे लगेगा। कितने परसेंट से? 1% से। 5% से जीएसटी नहीं लगेगा सर। ये जो 5% दिया है ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपन कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। 1% ऑफ 48 लाख। तो सर आंसर क्या आता है? 48,000। जीएसटी कितना है सर? 48,000 का जीएसटी है। ये अपना आंसर हो गया। आप देख रहे हो कितने इजी सम है। तो अपन आंसर टैली करते हैं। आंसर 48,000, अपना भी 48,000। बिल्कुल सही, बुक भी सही, अपन भी सही। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको दिख जाए। ठीक है सर, ये अपना हो गया है सी पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन 77 पे। सर यहाँ पे लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 77, जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर, ये देखो, ओहो, 116 पे, 116 पे क्वेश्चन 77 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अपन सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं? अपन क्वेश्चन में ये पता करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो कि नीचे नीचे दिया रहता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव प्रॉपर एडवाइस। तो क्वेश्चन अपने से एडवाइस मांग रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्या एडवाइस मांग रहा है? टू स्वीट सप्लायर, मतलब स्वीट सप्लाई करता है, फॉर चूजिंग कॉम्पोजिशन ऑप्शन, प्रेजेंट योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। मतलब वो बोल रहा है कि यार आप इसको बताओ, ये स्वीट का जो डीलर है आप उसको बताओ कि कॉम्पोजिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सर हम कैसे बता दें? हमको कैसे पता चलेगा कॉम्पोजिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो सर हमको ऐसे पता चलेगा, हम दोनों दोनों तरीके से, अगर कॉम्पोजिशन लेता है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो निकालेंगे, अगर कॉम्पोजिशन नहीं लेता है तो कितना टैक्स पे करना है वो निकालेंगे। जहाँ पे भी टैक्स की बचत होगी, जहाँ पे भी कम टैक्स पे करना पड़ेगा, अपन बोलेंगे वही सबसे अच्छा है। ठीक है, चलो अब अपन ये आंसर सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़, आपकी बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में 48 लाख लिखा है। ये देखो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको 48 लाख, इसको काट के 84 लाख कर लो। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 48 की जगह 84। आई होप आपने करेक्ट कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये 84 लाख है, 48 लाख नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स इन कॉम्पोजिशन।
चलो पहले कर लेते हैं विदाउट कॉम्पोजिशन। कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स विदाउट कॉम्पोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डीलर कॉम्पोजिशन नहीं लेता है तो कितना टैक्स लगेगा। अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो अगर कॉम्पोजिशन नहीं लिया डीलर ने तो क्या उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर कॉम्पोजिशन नहीं लिया तो उसको बिल्कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर आपने कॉम्पोजिशन नहीं लिया तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले सकते हो ना। फिर एक्ट में क्या लिखा है, जो बंदा कॉम्पोजिशन ले रहा है, ओहो कुछ तो गलत लिख दिया, पर्टिकुलर्स, जो बंदा कॉम्पोजिशन ले रहा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उससे रेट ही 1% लेते हैं। यार इससे तो अपन रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा लेंगे ना, इससे तो रेट ऑफ टैक्स अपन 12% से लेंगे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये कॉम्पोजिशन नहीं लेता तो क्या जीएसटी भरता। विदाउट कॉम्पोजिशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एनुअल टर्नओवर 84 लाख का है। ठीक है सर। एक स्वीट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है। ठीक है सर। फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्वीट इट परचेजेस, क्या खरीदता है, मावा, मैदा, शुगर, घी, पैकेजिंग बॉक्स और अदर मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 45 लाख। ये 84 लाख का माल बेचने के लिए 45 लाख रुपए का माल खरीदता है। ठीक है सर। और इसमें 3 लाख रुपए उसने जीएसटी भर दिया है। तो ये 3 लाख को अपन लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो परचेज किया 45 लाख का, उस पर जो टैक्स भरा है उसका क्रेडिट मिल जाता है, उसको अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ठीक है सर, 3 लाख का आईटीसी हमको समझ आ गया। अदर एक्सपेंडिचर फॉर प्रिपेयरिंग स्वीट्स लाइक वेजेस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी इस 25 लाख। बचे हुए खर्चे 25 लाख के कर देता है। ठीक है सर। इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्वीट इज 12%। बोल रहा है जीएसटी पे जीएसटी 12% लगता है। ठीक है, अपने को समझ आना चाहिए, अगर नॉर्मल अपन कर रहे हैं विदाउट कॉम्पोजिशन, बिना कॉम्पोजिशन के रोड तो रेट 12% लगेगा, पर अगर कॉम्पोजिशन के साथ करते हैं तो रेट 12% की बजाय 1% लगेगा, 1%। ठीक है, पर अभी तो अपन विदाउट कॉम्पिटिशन का सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आंसर में, विदाउट कंपोजिशन। तो अपन करते हैं, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे आउटवर्ड लाइबिलिटी कि सर सेल्स में कितनी लाइबिलिटी है। तो सेल्स हमने की 84 लाख की और बोल रहा है 12% टैक्स है। चलो करो, 84 लाख का 12% मतलब 10,08,000। 10,08,000 का टैक्स पे करना है मेरे को। नहीं जी नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये बोल रहा है टर्नओवर है। देखो मेरे से जो अभी मिस्टेक हुई वो मिस्टेक अपनी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टर्नओवर। टर्नओवर हमेशा जीएसटी मिला के होता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने बोला ये 84 लाख में जीएसटी मिला हुआ है, तो जीएसटी कितना है ये निकालना है। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो करो जी 84 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112। आपका आंसर आना चाहिए 9 लाख। तो जो माल बेचा वो माल पे अपने को 9 लाख का जीएसटी पे करना है सेल्स पे, तो ब्रैकेट में सेल्स लिख देते हैं। ठीक है। सेकेंड जी, जो परचेज किया उस पर क्या अपने को कुछ आईटीसी मिला। तो हाँ जी, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपए का आईटीसी मिला। सर 3 लाख का आईटीसी मिला। नेट पेमेंट हो गया आपका 6 लाख रुपए का। मतलब जब आप रिटर्न भरोगे तो आप बोलोगे यार 9 लाख रुपए मेरे को भरना है, उसमें से 3 लाख तो मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, बचा हुआ 6 लाख रुपए मैं भर देता हूँ। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है सर 6 लाख रुपए भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको निकालना है खर्चा कितना हुआ। सर हमको क्या निकालना है, खर्चा।
अब आप समझो, यहाँ पे मैं पेंसिल से लिखता हूँ, खर्चा निकालना है। खर्चा कितना हुआ? तो नंबर 1, ये जो आपने पेमेंट किया, जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा, बैंक लिख दिया, देखो बैंक को मैंने, बैंक अकाउंट से खर्चा हुआ वो है 6 लाख रुपए। भाई जब रिटर्न भर रहे थे तो बैंक अकाउंट से 6 लाख का पे किया अपन ने। और दूसरा, ये दूसरे पॉइंट में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 लाख रुपए का। सर जब आप, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा खर्चा है? तो हाँ जी हाँ, ये आपका खर्चा है। कैसे होता है ये समझ नहीं आता, 3 लाख क्यों ऐड किया बच्चों को। आप, जब मैं आपको क्लास में समझा रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट भी पूछा था आपकी क्लास में कि सर ये 3 लाख वापस ऐड क्यों हो रहा है। तो देखो, अगर ये 3 लाख ऐड हो जाता है तो आंसर तो अपना 9 लाख आ जाएगा। ये तो अपने को समझ आता है। अब पॉइंट ये 3 लाख, सर ये 3 लाख आप तो बताओ, ये ऐड हुआ तो हुआ कैसे? ये 3 लाख क्यों ऐड किया आपने? ये 6 लाख तो चलो समझ आता है कि यार खर्चा है, बैंक अकाउंट से पे किया तो 6 लाख ऐड कर दिया आपने, वो तो समझ आता है सर। ये 3 लाख क्यों ऐड किया सर? तो जी, आप जब माल खरीदने गए थे, जब अपन मार्कर खरीदने गए थे, मार्कर के लिए प्लास्टिक खरीदने गए थे सर, तो प्लास्टिक तो 100 रुपये का ही था, प्लास्टिक 100 रुपये का ही था, पर अपने फिर भी 118 रुपये भरे थे ना, जीएसटी का भी। तो वो 18 रुपये का भी तो खर्चा ही है मेरे लिए। तो जब मैंने माल खरीदा था, तो माल खरीदते वक्त जो मैंने जीएसटी भरा था, वो जीएसटी भी मेरे लिए खर्चा है। ठीक है, माल 100 रुपये का ही खरीदा, फिर भी 118 रुपये मैंने दिए ना सप्लायर को, मतलब जिससे खरीदा माल उसको 118 रुपये दिए। तो 18 रुपये का भी तो जीएसटी का ही खर्चा हुआ था ना उस समय। तो इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अपना एक खर्चा है सर। तो 6 लाख का खर्चा प्लस 3 लाख, 9 लाख का टोटल खर्चा आया अपना। कब? जब अपन कॉम्पोजिशन नहीं लेते हैं तब। ठीक है, नीचे अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक अपन रेखा खींच देते हैं। देखो, ये अपन ने एक रेखा खींच दी, एक और कलर से खींच देते हैं। ये अपन ने एक और कलर से रेखा खींच दी, टेढ़ी हो गई ना। चलो जी, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे सर कॉम, ओहो हाइलाइटर, ये तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी। अगर वो कॉम्पोजिशन लेता है तो, इफ़ ही ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन, सर अगर कॉम्पोजिशन लिया तो क्या लाइबिलिटी आएगी? ठीक है सर, अपन निकाल लेते हैं। सर मैं लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी, ये मैंने लाइन खींच दी, और ये लाइन खींच दी सर। ठीक है, अगर कंपोजिशन लेता है तो क्या लाइबिलिटी आएगी? तो सर टर्नओवर कितना है? टर्नओवर मेरा है 84 लाख का। ओहो, और अपने को पता है कॉम्पोजिशन में रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? 1%। करो स्टूडेंट्स, 84 लाख का 1% कितना होता है? 84,000। क्या ये जो 3 लाख रुपए दिया है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं जी नहीं। 84 लाख का पूरा 1% आपको भरना पड़ेगा। पर क्या आपने जब परचेज किया था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था क्या? जैसे अपन यहाँ पे ऐड किया था वैसे ही अपन यहाँ ऐड करेंगे कि यार माल तो 100 रुपये का ही खरीदा था, पर फिर भी 118 रुपये भरने पड़े ना। तो वैसे ही हमने जब माल खरीदा था तो जीएसटी के नाम पे 3 लाख रुपए ज़्यादा भरे थे। तो टोटल मेरा खर्चा हो गया 3,84,000। सर क्या खर्चा हो गया बता दो चलो? 3,84,000 ये हो गया मेरा खर्चा। और यहाँ था 9 लाख का खर्चा।
सर आप मेरे को बताओ, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे को बताएंगे कि अगर आपका क्लाइंट है उसका एक तरफ तो खर्चा 9 लाख रुपए का हो रहा है और एक तरफ खर्चा 3,84,000 का हो रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? भाई, जहाँ कम खर्चा हो रहा है ये वाले ऑप्शन में जहाँ खर्चा कम हो रहा है वही ले ले। ये ऑप्शन में जहाँ खर्चा कम हो रहा है, कॉम्पोजिशन में खर्चा आपका 3,84,000 ही हो रहा है, तो कंपटीशन अच्छा ऑप्शन है। तो अपन नीचे लिख देंगे सर, कंपटीशन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एडवाइस सर, यहाँ अपन लिख देंगे एडवाइस। क्या एडवाइस है? एडवाइस ये है सर, ओहो व्हाट्सएप खुल गया, ओहो रुको व्हाट्सएप बंद कर देते हैं वरना आप मेरे मैसेजेस पढ़ लोगे। चलो ओए, हाँ ये हटा। चलो सर, एडवाइस क्या है? कंप्यूटेशन इज बेटर। ओ कंपटीशन लिख रहा हूँ, देखो आप, कंपोजिशन कंपोजिशन इज बेटर। कंपोजिशन बढ़िया तरीका है क्योंकि ये अपना खर्चा बचा देता है। आंसर मैच कर लेते, 3,84,000 और 9 लाख अपना आंसर मैच होता है। तो सर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को लगता है आपको ये समझ आया होगा। कंपटीशन में पैसा कम लग रहा है इसलिए हम क्लाइंट को बोल रहे हैं भाई कंपटीशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ये आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अगर आप चाहते हो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये आपको याद दे रहना चाहिए कि 84 लाख प्रिंटिंग मिस्टेक है, और इसको भी साइड में कर देते हैं। चलो वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, मिट रहा हुआ ओए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या नोट कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वाओ जी वाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन में ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 जो कि है आपका पेज नंबर 116 पे, ठीक है। चलो गाइस, क्वेश्चन इसमें लिखना ही भूल गया कि क्या निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी लिख लो अपनी बुक में। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन बेटर है, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छा है या नॉर्मल ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सिंपल है कि अपने से एडवाइस मांग रहे हैं कि कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छा है या नॉर्मल ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्वेश्चन को अपन अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट तो अपन हर क्वेश्चन में बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्यों नहीं इसमें भी बना लेते हैं। देखो इसमें अपन ने एक लाइन खींची, एक और लाइन खींच लेते हैं। ऐसा क्यों किया, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आएगा। ओ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल और यहाँ पे लिखते हैं कॉम्पोजिशन, कि सर जी आप अगर नॉर्मल ले रहे हो तो क्या टैक्स मिलेगा, और अगर कॉम्पोजिशन ले रहे हो तो क्या टैक्स मिलेगा। ऐसा अपन ने कॉलम बना लिया और अपन पढ़ना चालू करते हैं। अप्सरा टी ट्रेडर्स है, क्या करते हैं, टी बेचते हैं, और ये सारी एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, अपने को पूछा है कि कौन सा अच्छा है, नॉर्मल ज़्यादा अच्छा है, कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अपन इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज 35 लाख, यार 35 लाख रुपए का परचेज करना है। देखो एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, जब भी अपने को नॉर्मल ज़्यादा अच्छा है, कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छा निकालना है, तो अपन कैसे निकालते हैं, अपन बहुत सिंपल बोलते हैं, जहाँ पे भी खर्चा कम हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा। अगर नॉर्मल में खर्चा कम हो रहा है तो नॉर्मल ज़्यादा अच्छा,
कॉम्पोजिशन में खर्चा कम हो रहा है तो कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छा। तो ये पता कैसे चलेगा? अपन दोनों के खर्चे निकाल लेंगे, जिसका भी खर्चा कम वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो पहला है कॉस्ट ऑफ इनपुट परचेज 3 लाख। ठीक है सर, ये हमको समझ आ गया। अब बोल रहा है इनपुट टैक्स एट द रेट 5%। तो ये अपने को पहला खर्चा समझ आ गया जीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको अभी समझाया इनपुट टैक्स क्रेडिट भी एक खर्चा होता है। कैसे खर्चा होता है सर? सर 100 रुपये का माल जब मैं खरीदने जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू परचेज 100 रुपीज़ प्रोडक्ट, आई हैड टू पे 118 रुपीज़ फॉर द सेम प्रोडक्ट। उसी माल के लिए मेरे को 100 की बजाय 118 रुपये पे करना पड़ा। तो ये 18 रुपये जीएसटी का जो पे किया, ये मेरा खर्चा है ना भाई। 100 रुपये के माल के लिए अगर 118 रुपये दे रहा हूँ मैं, तो 18 रुपये का ज़्यादा जीएसटी की वजह से खर्चा आया ना, इसलिए इनपुट टैक्स रेट का खर्चा है। बोल रहा है 5% ऑफ, पहली लाइन में दिया 35 लाख। करो सर, 35 लाख का 5% होता है 1,75,000। तो सर क्या ये खर्चा नॉर्मल में भी लगेगा और कॉम्पोजिशन में लगेगा? जी हाँ, ये दोनों में लगेगा। क्यों? क्योंकि जब अपन माल खरीदने गए तो जो बेचने वाला है वो ये थोड़ी देखता है कॉम्पोजिशन या नॉर्मल है, वो तो जीएसटी लगा के ही देता है ना। भले ही आपका नॉर्मल हो या कॉम्पोजिशन हो, जब आप माल खरीदने जाते हो तो सामने वाला तो जीएसटी दोनों में ही लगा के देता है ना। इसीलिए ये 1,75,000 का खर्चा दोनों में आएगा। ये कॉम्पोजिशन का भी खर्चा है और नॉर्मल का भी खर्चा है। आप कुछ भी कर लो, ये खर्चा दोनों में लगेगा। ठीक है, ये अपने को समझ आ गया। अब अपन पढ़ते हैं अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड। सप्लाइड मतलब क्या होता है? जो माल बेचा एट अ फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इज 42 lakhs। जीएसटी ऑन सप्लाई इज 5%। भाई जो आपने सेल्स किया वो कितने का सेल किया? 42 लाख का सेल किया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, अगर कंपोजिशन है तो इसका 1% टैक्स भरो और बात खत्म करो। निकालो 42 लाख का 1%, 42,000। अगर कॉम्पोजिशन है तो 1% टैक्स लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, अगर कॉम्पोजिशन है तो। ठीक है, अगर आपका रेगुलर है तो सर आपका टैक्स कितना लगेगा? आपका टैक्स लगेगा सर 42 लाख। बोल रहा है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। देखो यहाँ अगर आप पढ़ोगे ये इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव में क्या करते हैं अपन? रेट दिया 5% अपॉन 100 प्लस रेट। करो सर, 42 लाख 42 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, क्या आया? 2 लाख रुपए। तो ये नॉर्मल में लगेगा 2 लाख रुपए, ये नॉर्मल में 2 लाख और ये इसमें 42 लाख। ये इसका कैलकुलेशन है। ठीक है सर, अगर आपने माल बेचा और अगर रेगुलर स्कीम में माल बेचा तो 2 लाख का टैक्स लगेगा, और कॉम्पोजिशन में बेचा तो सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, जो 42,000 आता है। ठीक है, पर क्या अपने को ये पूरा 42,000 या 2 लाख पे करना पड़ेगा? तो हाँ जी हाँ, ये 42 लाख तो मेरे को पूरा पे करना पड़ेगा, पर ये 2 लाख है ना सर, उसमें से मेरे को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,75,000। क्या सर अपने को कॉम्पोजिशन में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है? नहीं सर, कॉम्पोजिशन, जब अपन कॉम्पोजिशन करते हैं तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए नील लिख दिया। पर जब रेगुलर करते हैं, नॉर्मल करते हैं, तो इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए 2 लाख में से 1,75,000 माइनस कर दिया। सर ये आपको समझ आ रहा है क्या? वापस देखते हैं क्या बोला मैंने। जब आप नॉर्मल सप्लायर हो, रेगुलर सप्लायर हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, पर कॉम्पोजिशन में नहीं मिलता। इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने नॉर्मल में माइनस किया और कॉम्पोजिशन में माइनस नहीं किया। ठीक है सर, ये क्लियर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीन। अगला तीसरा बोल रहा है एक्सपेंसेस।
बोल रहा है एक्सपेंसेस फॉर कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स विल बी 84,000। यार जब आप नॉर्मल लोगे तो आपको परचेज रजिस्टर, परचेज वाउचर वगैरह सब रखना पड़ेगा ना, तो उसका खर्चा बोल रहा है 84,000। और अगर आप कॉम्पोजिशन ले लेते हो तो बोल रहा है 30,000 का ही खर्चा होगा, तो यार 30,000, ठीक है, 54,000 रुपये बच जाएगा अपना। और बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस 3,60,000 है। क्या बोल रहा है? इन ईच पोजीशन, मतलब दोनों पोजीशन में 3,60,000 लगेगा। सर ये सारे खर्चे लिख लिए अपन ने, नीचे आप कर दो टोटल एक्सपेंसेस। करो सर, टोटल करो। 1,75,000 प्लस 2,00,000 प्लस, सॉरी माइनस 1,75,000 प्लस 84,000 प्लस 3,60,000। तो सर आपका आंसर आना चाहिए 6,44,000। 6,44,000। और कॉम्पोजिशन में 1,75,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 3,60,000। तो सर आपका आंसर आना चाहिए 6,07,000। तो आप मेरे को बताओ कि एक तरफ कॉम्पोजिशन में खर्चा 6,07,000 का है और रेगुलर में 6,44,000 का है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप क्या एडवाइस करोगे क्लाइंट को कि भाई कॉम्पोजिशन ले ले, उसमें कम खर्चा लगेगा ना? देखो यहाँ पे 6,07,000 का ही खर्चा लगेगा, यहाँ पे 6,44,000 का खर्चा लगेगा। तो अपन लिख देते हैं बढ़िया ग्रीन कलर के पेन से कि एडवाइस कॉम्पोजिशन इज बेटर। क्यों बेटर है सर? क्योंकि इसमें खर्चा कम लग रहा है। 6,07,000 का ही खर्चा है, 6,44,000 से कम होता है 6,07,000, इसीलिए कॉम्पोजिशन बेटर है। ठीक है सर, ये आपको समझ आता है? मेरे को लगता है अपनी एडवाइस हो गई ख़त्म और ये अपना चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अपन आंसर मैच कर लेते हैं। 6,44,000 अपना मैच होता है, 6,07,000 अपना मैच होता है, मतलब अपना आंसर एकदम सही है। ये मैं मिटा देता हूँ ये सब, ठीक है सर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके आप नोट कर लो। ग्रेट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर पॉज करके नोट कर लिया है। ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स मेरे को लगा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, देखो जो टैक्सेबल और एग्जाम वाले क्वेश्चन है उसमें आप सोच रहे होंगे यार इतने एग्जाम्पशंस कैसे याद रखेंगे, तो सर उसका एक ही तरीका है, बार बार पढ़ना। एक दो बार अभी पढ़ लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले 2-3 बार पढ़ लेना, एग्ज़ाम मॉर्निंग में आप एक दो बार पढ़ के चले जाना, आपको सब मोटा मोटी याद रहेगा, मोरलेस आपको सब दिमाग में रहेगा और आप कर पाओगे। ठीक है, आई होप, मेरे को लगता है ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप इससे समझ पाए होंगे कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन। तो फाइनली थैंक यू सर, और ये वीडियो अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, मेरे को लगा आपको हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है सर, थैंक यू बॉस।